हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छा से अपनी पढ़ाई कर दिए होंगे शुरू। हम लोग आज हम लोग क्लास 10 के पढ़ने वाला है। क्लास टेंथ पढ़ने वाला है हम लोग। क्लास 10 के एसएसटी का एसएसटी यानी सोशल साइंस का हिस्ट्री का प्रथम लेक्चर के पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। इसका पहला चैप्टर मानी फर्स्ट लेक्चर पहला चैप्टर के देखने वाले हैं हम लोग। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बताइए कमेंट करके आप लोग कैसे हैं, और क्लास को शेयर कर दीजिए। जहाँ भी हैं आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, न्यू बैच है हमारा, देखिए हमारा न्यू बैच है। देखिए, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाई होता है। मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, संस्कृत होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। सबके इंट्रोडक्शन डाल दिया गया है। आप सभी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फुल नोट और पैनल पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सभी मिलेगा। एक ऐप है हमारा, उसका ऐप जल्दी से बनाने की कोशिश करें। अभी व्हाट्सएप पर आप लोग को सभी मिलेगा, फ्री में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यूट्यूब पर अगर आप लोग जाइएगा, यूट्यूब पर और सर्च कीजिएगा एल एस क्लासेस जैसी सर्च करिएगा, वैसे ही आपको ऐसा लॉगिन हो जाएगा, ऐसा चैनल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर लेना है और देख सकते हैं आप जो अभी हम पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आपको जोन में जाना है, प्लेलिस्ट से आपको ढूंढ देख लीजिए और जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, सफलता की और कदम के लिए बैच शुरू हो गया है। सफलता अगर पाना है तो बैच में जुड़ जाइए। अब आज हम लोग हिस्ट्री का पढ़ने वाले थे, पहला लेक्चर। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री पूछेगा आपसे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री में पूछेगा कि यानी इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास पूछेगा। इतिहास तो आप कुछ ही बताइएगा, इतिहास किसे कहते हैं, पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं तो काची बताइएगा। तो बोलना है कि बीती हुई घटनाओं को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बताइएगा कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। अध्ययन ही हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री यानी इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, बता दीजिएगा कि इतिहास किसे कहते हैं। पूछेगा कि अगर कोई हिजन आ गए तो वो नहीं पूछेंगे कहाँ से आप कहाँ पढ़ रहे हैं, चैप्टर से नहीं पूछेंगे। यह सब पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, आप लोग को बताना है कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो बोलना है कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब पूछेगा कि हिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है, तो राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पूछेगा कि यूरोप राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप के देश में कौन कौन आते हैं, यूरोप एक राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद है। चैप्टर क्या है, हमारे चैप्टर के क्या नाम है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद।
यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद नाम है। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र 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 राष्ट्रवाद, वाद, राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में कौन कौन देश आते हैं, तो यूरोप में कौन कौन देश आते हैं तो बोलना है यूरोप में पहला तो इटली आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, जर्मनी आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया आता है, हंगरी आता है, यूनान आता है, और भी देश आते हैं, और भी देश आते हैं, ये सब बताना है यूरोप के राष्ट्रवाद। अब पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो समझ लीजिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, हम लोग सीख रहे हैं। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या वो कच कहते हैं? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। किताब में लिखा हुआ है, किताबी भाषा को परिभाषा उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, पति लिखा गया है, राष्ट्रवाद लिखाना चाहिए था। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसे छोटा बनाएंगे तो कहेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक यानी जो किसी देश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। छोटा में है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, छोटा सा परिभाषा है। देखिए 1789 ईस्वी की क्रांति पूछेगा कि 1789 ईस्वी की क्रांति हुआ था, ये 9th में पढ़ना था, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ के आए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। 1789 ईस्वी की क्रांति के हुआ था, तब कौन राजा थे? राजा कौन थे? राजा तो लुई 16वां राजा थे, लुई 16वां राजा थे, शासक थे। फ्रांस का राजा लुई 16वां थे जो निरंकुश थे। उसके शासनकाल में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला तो पादरी था, दूसरा था कुलीन, तीसरा था निम्न वर्ग। तीनों में काफ़ी असमानता थी। निम्न वर्ग को बोझ समझा जाता था, यानी निम्न वर्ग पर अत्यधिक बोझ से दबे हुए थे। निम्न वर्ग सबसे अधिक, निम्न वर्ग को कष्टनाई यानी दिक्कत होता था। देखिए 1789 से क्रांति के परिणाम क्या हुआ? लुई 16वां के राजगद्दी, जब लोग क्रांति करने लगे 1789 में, तो लुई 16वां का राजगद्दी का अंत हो गया तथा जनतंत्र का स्थापना हुआ, संवैधानिक जनतंत्र। पूछेगा कि लुई 16वां का अंत हुआ, राजशाही का अंत हुआ, तो कैसा शासन का स्थापना हुआ? तो संवैधानिक जनतंत्र का जन्म हुआ। तो देखिए 1793 ईस्वी में लुई 16वां की फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा दे दी गई थी कब? तो 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। 1789 ईस्वी के बाद कैसा व्यवस्था था? तो देखिए 1789 ईस्वी से 1792 तक संवैधानिक राजतंत्र था। फिर देखिए 92 से 95 तक प्रथम गणराज्य था। फिर 95 से 99 तक डायरेक्ट्रिक शासन था, जिसका 5 लोग मिलकर शासन चलाते थे। देखिए
फिर है 1799 से 1804 ईस्वी तक काउंसलट का शासन था, जिसमें 3 लोग मिलकर चलाते थे, लेकिन एक के पास अत्यधिक शक्ति था। ठीक है, इसी के 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बने थे फ्रांस का। देखिए हम पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन युग बोलेंगे तो 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी को नेपोलियन युग कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन युग को लिखें। क्लास 10 के यानी बिहार बोर्ड के पेज उलटिएगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन कि नेपोलियन युग, तो बोलना है कि 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक नेपोलियन का युग था, जिसे नेपोलियन युग कहते हैं। देखिए 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया था। फिर मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन के कैद कर सेंट साइमन नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1821 ईस्वी में। देखिए मित्र राष्ट्रों लोगों ने कैद कर नेपोलियन के सेंट साइमन एक नामक टापू था, वहीं जाकर रख दिए। यहाँ देखिए चारों तरफ पानी था, यहाँ थोड़ा सा जमीन था, यहाँ रख दिया था नेपोलियन के, जहाँ 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया था नेपोलियन का। ठीक है, देखिए हम मेटरनिक युग में देख रहे हैं। मेटरनिक युग, तो वो पूछेगा कि मेटरनिक युग में, तब मेटरनिक युग बताना है कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी को मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, देखिए यूरोप के विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन के पतन हुआ, जब इन लोगों ने हरा दिया नेपोलियन के, तो इनका पतन हो गया, तो ये फ्रांस का सम्राट बने। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी में एक वियना सम्मेलन बुलाया गया था, जो मेटरनिक ने बुलाया था। जब नेपोलियन का पतन हुआ तो मेटरनिक ने सोचा कि फ्रांस का राजा कोई के बनाना चाहिए, तो नेपोलियन को पतन करके ये सोचा कि सम्राट किसी को बनाना चाहिए, इसलिए इसने ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए सम्मेलन बनाया था जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वियना कांग्रेस पूछेगा किसे कहते हैं। देखिए इटली को जब वियना कांग्रेस बुलाया गया था ऑस्ट्रेलिया के राजधानी में, तो इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। वहाँ जा के मेटरनिक, जहाँ नेपोलियन जीता था राज, जहाँ नेपोलियन जीता था राज, वहाँ मेटरनिक जाकर शासन करने लगा और उसे अत्यधिक राज्यों में विभाजित कर दिया, क्योंकि फिर उसका स्थापना ना हो जाए, फिर उसका एकीकरण ना हो, इसलिए कई राज्यों में विभाजित कर दिया। नेपोलियन अच्छा काम किया था, लेकिन मेटरनिक उसे और भी खराब बना दिया, इसलिए एकीकरण नहीं जल्दी हो पा रहा था। देखेंगे एकीकरण कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए मेटरनिक गलती लिखा गया। मेटरनिक ने नेपल्स प्रदेश को राजवंश सम्राट को फर्डिनेंड को दे दिया और रोम और आसपास राज पोप को सौंप दिया। देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि मेटरनिक ने इटली में गया और कई राज्यों में विभाजित कर दिया, तभी एक सिसिली और नेपल्स नाम का प्रदेश था, वहाँ किस राजवंश को दे दिया? तो फर्डिनेंड, जहाँ फर्डिनेंड थे उसी को हाथ में दे दिया, यानी राजा बना दिया। सिसिली और नेपल्स का राजा कौन बनाया था? तो मेटरनिक। किसे बनाया था? तो फर्डिनेंड को बनाया था। और जब रोम के आसपास जो जगह था उसे पोप को दे दिया, पोप को सौंप दिया कि तुम शासन करो। और सिसिली और नेपल्स जो था उसे फर्डिनेंड को दे दिया कि तुम शासन यहाँ पे करो। ठीक है, लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया खुद अधिकार कर लिया कि इस पर हम अधिकार करेंगे। पाडाना, मोडाना और टस्कनी को हेबसबर्ग राजवंश को दे दिया। एक हेबसबर्ग था
राजवंश था उसी को दे दिया, सौंप दिया कि तुम यहाँ शासन करो। और जिनेवा सर्डिनिया पिडमाउथ को एक में मिला दिया। मेटरनिक वियना कांग्रेस के तहत जिनेवा और सर्डिनिया को एक में मिला दिया। अब पिडमाउथ की यहीं से एक एकीकरण का भावना उठ गया लोगों में। देखिए, जर्मनी को 39 रियासत में विभाजित कर दिया और खुद अधिकार स्थापना कर लिया, खुद अधिकार कर लिया। 39 राज्य में विभाजित कर दिया और खुद अधिकार कर लिया। यहाँ देखिए, लुई 18वां, जब नेपोलियन का पतन हुआ तो वियना कांग्रेस के तहत, जब लुई लोपोनिया का पतन हुआ तो वियना कांग्रेस के तहत मेटरनिक ने लुई 18वां को राजा बना दिया। फ्रांस का राजा किसने बनाया था? तो मेटरनिक ने बनाया था। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी से 1824 ईस्वी युग को लुई 18वां युग कहते हैं। देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद लुई 18वां फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। वियना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश लुई 18वां राजा बना। फिर बुर्बो राजवंश का स्थापना किया मेटरनिक। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक खूब प्रतिक्रियावादी था, वो नहीं चाहता था कि एकीकरण हो फ्रांस की, इसलिए बुर्बो राजवंश को लुई 18वां का फ्रांस का फिर से राजा बना दिया। जब लुई 16वां का फांसी की सजा हुआ था तो नेपोलियन बने थे, नेपोलियन शासक। तो फिर नेपोलियन का पतन हुआ तो फिर लुई 18वां को राजा बना दिए गए, यानी बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया गया पुनः मेटरनिक द्वारा। देखिए, लुई 18वां एक प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी साम्राज्य को स्थापित, यानी ये बीच के रास्ता अपनाया। ये न ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था न यह सुधारवादी था, दोनों के साथ में लेके चलना चाहता था। इसलिए प्रतिक्रियावादी था, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि मुझे पछाने कि मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, इसलिए दोनों साइड से चलता था। आधा इसमें काम कर देता था, आधा उसमें, कि दोनों लोग खुश रहे और हम राज्य पर गद्दी शासन करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए। देखिए, पूछेगा कि फ्रांस में क्रांति कब कब हुआ था? तो पहला तो हुआ था 1789 ईस्वी की क्रांति, वो खत्म हो गया। अब दूसरा हम क्रांति देखने वाले हैं, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। कैसे क्रांति हुआ था फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति? देखिए, इसका कारण देखने वाले हैं। कारण देखिए, कारण हम लोग देखने वाले हैं। क्या कारण है? देखिए, चार्ल्स दसम 1824 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। चार्ल्स दसम यानी लुई 18वां को पतन के बाद चार्ल्स दसम 1824 में फ्रांस का राजा बना। और चार्ल्स दसम निकुश और प्रतिक्रियावादी था, वो एकदम कोई काम नहीं करना चाहता था और खूब प्रतिक्रियावादी, कोई की बात उत नहीं सुनता था, स्वयं कुछ जो मन में आता था वो करता था। ठीक है, वह फ्रांस में राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने के काम किया। देखिए, जब चार्ल्स दसम राजा बना फ्रांस का, तो वो राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद, एकीकरण के भावना लोगों में जन्मने लगा, तो वो उसे दबाने के राष्ट्रवाद की भावना जब जमने लगा, यानी उभरने लगा कि नहीं, मुझे एकीकरण करना है, मुझे एक होना है, मुझे आज़ाद होना है, जब ऐसे भावना आने लगा लोगों में, तो वो दबाने के काम किया। कौन? तो चार्ल्स दसम। ठीक है, प्रतिक्रियावादी बंद कर दी तुरंत। देखिए, 1830 ईस्वी क्रांति। देखिए, वह प्रतिक्रियावादी पोलिनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। चार्ल्स दसम किसे प्रधानमंत्री बनाया? पोलिनेक को, जो वह पूरा प्रतिक्रियावादी था। जिसमें चार्ल्स दसम प्रतिक्रियावादी था, वह राजा कैसा चुना, यानी प्रधानमंत्री को कैसा चुना? तो वही प्रतिक्रियावादी ही शासक को चुना। पोलिनेक अभिजात वर्ग यानी अमीर लोगों को विशेष अधिकार दे दिया और साथ में लेना, इस लोग को साथ में रखना पसंद किया, और अमीर लोग जो गरीब थे उसे छोड़ दिया, उसे कोई अधिकार नहीं दिया। जो अमीर थे उसी को बड़ी मनी अधिकार देने लगा, फ्री सब फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं था, और जो गरीब थे उस पर ढेर मनी टैक्स लगा दिया। इसलिए गरीब लोग ने पोलिनेक की नीति से
उदारवादी यानी जो लोग थे, अच्छा लोग थे सोचने वाला, उन लोग ने पोलिनेक के खिलाफ क्रांति कर दिया, गुस्सा होकर क्रांति कर दिए। जब क्रांति कर दिए तो चांस दशम उसे दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। उसे दबाने के लिए जब क्रांति किए लोग, जब लोग क्रांति करने लगे तो उसे घुसिया कर चांस दशम जनता के खिलाफ उसे दबाने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी कर दिया। 4 अध्यादेश जिसमें सभी लोग को समानता छीन ले गई, आज़ादी, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी सब छीन ले गई, जिसके कारण और भी लोग गुस्सा हो गए, जिससे पूरा क्रांति होने लगा। चांस दशम के अध्यादेश से विरोध होकर 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हो गया। जब चांस दशम 4 अध्यादेश जारी किया, तभी से लोग और भी गुस्सा हो गए और 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। जब ये सब हुआ तो फिर इसका क्रांति का परिणाम क्या निकला, क्या हुआ? जब क्रांति होने लगा तो इसका क्या हुआ? राजा छोड़ के भागा गद्दी कि नहीं, अभी तक है कि नहीं? देखिए यहाँ हम देखते हैं, चांस दशम राजगद्दी को छोड़कर भाग गया इंग्लैंड। जब लोग क्रांति कर रहे हैं तो देखिए राजा को भाग जा रहे हैं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। देखिए अब फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। अब बुर्बो राजवंश ना है, आलियन वंश का लुई फिलिप राजा बना। आलियन वंश का लुई फिलिप अब राजा नया बने। कुछ दिन तो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र चलेगा। कुछ दिन तक चला, फिर भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। देखिए अब 1830 ईस्वी की क्रांति देखेंगे। 1830 ईस्वी की क्रांति देख लिए, परिणाम भी देख लिए। राजा जब क्रांति हुआ तो राजा लोग छोड़ के गद्दी भाग गए। अब 1848 ईस्वी की क्रांति देखेंगे। 1848 ईस्वी देखिए, 1830 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन बने थे? तो लुई फिलिप। 1830 ईस्वी में पूछेगा कि 1830 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन बने थे? तो लुई फिलिप उदारवादी शासक था। उदारवादी यानी अच्छा सोचने वाला। इस चाहता था कि विकास हो, देश का विकास हो, अच्छा ये चाहता था। लेकिन लुई फिलिप ने कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी को प्रधानमंत्री बना दिया। कट्टर प्रतिक्रियावादी, गीजो के प्रधानमंत्री बने, एकदम पूरा कट्टर प्रतिक्रियावादी था और निरंकुश था। ये नहीं चाहता था कि कोई विकास हो उस देश में, फ्रांस में कोई विकास हो, लोग अथी करें। वह चाहता था कि राजतंत्र ही रहे, कोई विकास ना हो फ्रांस में। इसलिए लुई फिलिप ने कट्टरवादी को प्रधानमंत्री चुन लिया। ये कोई भी काम नहीं कर सकते। ये वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक सुधार का विरोध था। ये नहीं चाहता था कि कोई भी सुधार हो। ये सभी का विरोध करता था। जो राजा था तो वो अच्छा था, सोचने वाला था, लेकिन ये अपना प्रधानमंत्री किसे बना दिया? कट्टर प्रतिक्रियावादी को। ये नहीं चाहता था कि वैधानिक, संवैधानिक कोई आर्थिक सुधार में सुधार हो। इसके प्रतिक्रियावादी गीजो के पते नहीं था कि किससे कैसा संबंध रखना है, ये एकदम अपने मगन में था। वह पूंजी वर्ग को, देखिए गीजो भी पूंजी वर्ग को साथ में लेने चला और पूंजी वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया, आज़ादी दे दिया और निम्न वर्ग पर टैक्स लगा दिया। यानी गरीब लोग जितने थे उस पर और भी टैक्स लगा दिया, जिससे क्रांति शुरू हो गया। उसके जब वो गीजो प्रधानमंत्री बना तो अमीर लोग को अत्यधिक अधिकार दे दिया, जिसके कारण गरीब लोग को टैक्स बढ़ा दिया। तो जिसके कारण उसके शासनकाल में समाज में अत्यधिक भूखमरी, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण गीजो को आलोचना होने लगा। इसलिए 22 फरवरी 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के जगह जगह पर क्या खिलाफ होने लगा, उसके खिलाफ अथी होगा, थूथ होने लगा, यानी उसका आलोचना होने लगा, यानी उसका विरोध होने लगा। तो वो क्या किया? देखिए 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम, जब समाज में गीजो प्रधानमंत्री बना था, उसके समाज में अत्यधिक भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गया, जिसके कारण जनता लोग क्रांति कर दिए। तो उसका परिणाम कुछ आना चाहिए ना। हाँ देखिए, तो क्रांति के परिणाम का क्या आया? 24 फरवरी को लुई फिलिप राजगद्दी के छोड़ के इंग्लैंड चल गए। ये भी क्रांति से परेशान होकर जनता क्रांति करने लगा, तो ये भी राजगद्दी को छोड़कर कहाँ चले गए? तो इंग्लैंड चले गए।
पुरातन व्यवस्था को अंत हो गया, पुरातन व्यवस्था अंत हो गया और नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। एक अथी था संस्था नेशनल असेंबली कर का एक अथी था कंपनी, उसी ने गणतंत्र की घोषणा कर दी कि हमारा फ्रांस आज़ाद हो गया है। और 21 वर्ष से अत्यधिक सभी व्यक्ति मनुष्य को मताधिकार को प्रदान किया, यानी वोट देने के अधिकार को लागू कर दिया। सभी 21 वर्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी अत्यधिक लोग हैं, 21 वर्ष से जितने भी लोग हैं उसे मत देने यानी वोट देने के अधिकार कर दिया, यानी संवैधानिक बना दिया गया कि आप 21 वर्ष के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, राजा को जो चाहे वो आप चुन सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हो गया था। लोकतंत्र को तो लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोग वोट देकर सरकार को चुनते हैं, ना कि सरकार खुद बनता है। इसलिए और सभी व्यक्ति को अधिकार की गारंटी दिया गया कि काम के अधिकार, काम सभी व्यक्ति को काम का गारंटी दिया गया कि आप लोग इतना दिन में इतना करेंगे, काम दिया गया पूरा। अगर भारत में भी ऐसा हो जाए, भारत में भी, तब भारत हमारा महान हो जाएगा। भारत में नहीं हो रहा है, देखिए कैसा भारत है हमारा। ठीक है, समझ में आया? फिर से दिखा दे रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। देखिए पहला तो हम लोग पढ़े हैं इतिहास किसे कहते हैं, तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम था, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम था। तो देखिए इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूनान आते हैं और भी अत्यधिक आते हैं। देखिए राष्ट्रवाद किस कहते हैं, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। देखिए 1789 की क्रांति, तो लुई 16वां शासक बना था, वो निरंकुश था। उसके शासन काल में समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा निम्न वर्ग। तीनों में काफ़ी असमानता थी। निम्न वर्ग पर अत्यधिक बोझ था, यानी कर से दबे लोग थे। देखिए 1789 की क्रांति का परिणाम क्या निकला था, लुई 16वां राजगद्दी के छोड़ के लुई 16वां का राजगद्दी का अंत हो गया और जनतंत्र की स्थापना हुई, यानी संवैधानिक जनतंत्र हुआ, यानी संविधान के अनुसार राजा चलने लगा। ठीक है, 1789 में लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई। फिर देखिए 1789 की क्रांति के परिणाम, देखिए ये 1789 से 92 से संवैधानिक राज चला, 92 से 95 प्रथम गणराज्य और 95 से 99 तक डायरेक्टिक के शासन चला, जिसमें 5 लोग मिलकर शासन करते थे। 1799 से 1804 ईस्वी में काउंसिल शासक था, जिसमें नेपोलियन राजा बना था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन युग में देखिए नेपोलियन युग, देखिए नेपोलियन युग देखिए नेपोलियन 1840 में 1815 से राज किया था। तो नेपोलियन 1840 में सम्राट बना। सम्राट बनते ही नेपोलियन संहिता लागू किया, मृत राष्ट्रों को उसे कैद करके सेंट साइमन एक टापू में रख दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई 1821 ईस्वी में। देखिए मेटानिक युग 1815 से 1848 ईस्वी में मेटानिक युग कहते हैं। जब नेपोलियन का पतन हुआ, जब नेपोलियन के पतन हुआ तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष। देखिए वियना कांग्रेस का इटली को और जर्मनी के कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राज्य यानी सिसिली और नेपल्स को फर्डिनेंट को दे दिया और रोम को पोप को दे दिया। पोप रहना चाहिए, पाप लिखा गया है, पोप लिख दीजिएगा, पोप को दे दिया। लोम्बार्डिया वेनेसिया पर खुद ऑस्ट्रेलिया अपने अधिकार कर लिया। पर्डिना, मोडेना और टस्कनी पर हेबसबर्ग का अधिकार हो गया। हेबसबर्ग का जेनेवा पिंडमार्ट को सम्मिलित कर दिया, जहां से एकीकरण का रास्ता खुला। जर्मनी को 39 रियासत में बांट दिया, जहां अपने अधिकार करने लगा। ठीक है, देखिए पढ़ लिए हैं, शॉर्टकट में रिवीजन करा दे रहे हैं। 1800 देखिए लुई 18वां
नेपोलियन के पतन के बाद लुई 18वां फ्रांस का राजा बना और बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया मेटरनिक ने। और वह लुई 18वां प्रतिक्रियावादी था, कोई भी सुधार नहीं चाहता था, थोड़ा मोड़ा दोनों के बीच में लेके चलना। 1830 ईस्वी की क्रांति देखिए, 1830 ईस्वी में चार्ल्स 10वां राजा बना था, यहाँ अत्यधिक क्रांति हुआ। और फिर ये 1824 ईस्वी में राजा बना, लेकिन ये राजा बना फिर राजा बना अपना प्रधानमंत्री पोलिनेक के बना दिया। ये अमीर जाति को अत्यधिक बढ़ावा दे दिया, गरीब जाति को कम दे दिया, जिसके कारण जो गरीब लोग थे, जो निम्न लोग थे, वो क्रांति कर दिया। क्रांति को बढ़ते देखकर इसने 4 अध्यादेश जारी किया, लेकिन 4 अध्यादेश जारी किया और भी क्रांति बढ़ गया, जिसके कारण लोग गृह युद्ध शुरू कर दिए। जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो ये 1830 ईस्वी क्रांति देखिए परिणाम क्या हुआ। चार्ल्स 10वां भाग गया गद्दी छोड़कर, बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। आल्वे वंश का स्थापना हुई, लुई फिलिप राजा बना, फिर संवैधानिक राजतंत्र चला। फिर लुई फिलिप ने 1830 ईस्वी में राजा बना। 1830 ईस्वी में जब राजा बना तो अपना राजा किसे बना दिया, प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो यह अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, गीजो का प्रधानमंत्री बनाया। जिस वह संवैधानिक अवैधानिक और आर्थिक सुधार को विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी सुधार हो। वो भी अमीर जात को अत्यधिक बढ़ावा दे दिया, यानी खूब अधिक कर दिया, उस पर टैक्स कम कर दिया अमीर लोग पर, और गरीब लोग पर अत्यधिक टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण लोग जो गरीब लोग थे यानी निम्न लोग थे वो अत्यधिक बोझ से दबे जा रहे थे, इसलिए क्रांति किए। 22 फरवरी 1830 ईस्वी को क्रांति करें, जहाँ लुई फिलिप के कारण क्रांति हुआ। अब फिर लोग क्रांति के परिणाम देख लीजिए। जब क्रांति हुआ तब 24 फरवरी को लुई फिलिप राजगद्दी छोड़ कर भाग गया, और अब फिर पुरातन व्यवस्था जितना था, राजा बन रहे थे लोग, वो सब खत्म हो गया। अब एक कंपनी था, कौन सा कंपनी था, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की, और 21 वर्ष से अत्यधिक जितने भी व्यक्ति हैं उसे वोट देने के अधिकार कर दिया गया, और सभी कामों को गारंटी कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं। अब बंद कर देना रे वो। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्कार, थैंक यू क्लास देखने के